जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 10 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सीपी राधाकृष्णन भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा 15वें नंबर के। तो अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ है भारत में, तो ये चुनाव किसने जीता है? सीपी राधाकृष्णन ने। इस प्रकार से वो भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। वह एनडीए के उम्मीदवार थे, यानी भाजपा और जो उसके सहयोगी दल हैं उनका जो गठबंधन है एनडीए, उसके उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन जी। तो उन्होंने जीत हासिल की है और उन्होंने विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। देखिए दोस्तों, जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं ये महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बतूर से 2 बार सांसद के रूप में संसद की भी सेवा की है। वो 1998 और 99 में वो सांसद बने हैं। वो लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी का जो जन्म है ये 1957 में हुआ था तिरुपुर, तमिलनाडु में। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि उनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो कुल वोटर कितने थे इसमें? 781। तो दोनों सदनों के जो सांसद थे वो 781 थे जो कि इसमें मतदाता थे। और मतदान करने वाले सांसद कितने थे? 767, यानी लगभग 98% सांसदों ने इसमें भाग लिया है। 752 वोट मान्य वोट रहे हैं और अमान्य वोट 15 रहे हैं, यानी कि अमान्य या उसमें कुछ गलती हुई है तो 15 वोट ऐसे रहे हैं जो अमान्य हो गए हैं। ठीक है। बाकी मान्य वोट या वैध वोट जो रहे हैं वो 752 रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, इन्हें 452 वोट मिले हैं, यानी लगभग 60.11% वोट इन्हें मिला है। जबकि बी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के उम्मीदवार थे, इन्हें 300 वोट मिली हैं, यानी लगभग 39.89% इन्हें वोट प्राप्त हुई हैं। जीत का अंतर कितना रहा है? 152 वोट का। कुछ पार्टियों जैसे बीआरएस, बीजेडी और अकाली दल के सांसदों ने इस चुनाव में वोट नहीं दिया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। 2025 में उपचुनाव क्यों हुआ है, यानी उपराष्ट्रपति के लिए ये जो चुनाव है ये क्यों हुआ है, बीच में क्यों हुआ है? 2027 में होना था लेकिन बीच में क्यों हुआ है? क्योंकि अभी जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पद से इस्तीफा देते हुए ये कहा था कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है। अब जब वो पद खाली हो गया था तो जल्दी से जल्दी उस पद को भरना था, इसलिए ये बीच में चुनाव हुए हैं। तो पहली बार मतलब यह पहली बार है कि 1987 के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकते हैं और ऐसे में पद तुरंत खाली हो जाता है और फिर उस पर जल्द से जल्द चुनाव करवाना होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने हैं जो हमारे संविधान में है। तो अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, इस बात का वर्णन है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, इस बात का वर्णन है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव बताया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय बताया गया है। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 70 की बात करें तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का निपटारा इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों को विनियमित करने के लिए संसद की शक्ति बताई गई। तो ये आर्टिकल भी आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल ही हमने आपको बताया था कि नेपाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो इसके चलते अब
केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कब दिया है इन्होंने इस्तीफा? 9 सितंबर 2025 को। तो नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, खासकर जो जैन जी के यूथ हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया बैन को लेकर, और जो नेपाल में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ ये पूरा आंदोलन बदल चुका है और हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। ये काफ़ी चिंता की बात है। तो 4 सितंबर को नेपाल सरकार के द्वारा 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया गया था, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सभी को बैन किया गया था। तो युवाओं का मानना ये था कि वो अपनी बात इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। अब जब वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहेंगे तो सरकार के खिलाफ भी वो नहीं बोल सकते हैं या फिर वो अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो इसी को लेकर के ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये काफ़ी हिंसक भी हो गया है। देखिए, कई मंत्रियों का इस्तीफा भी हुआ है, जैसे गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इन सभी लीडर्स ने अपना इस्तीफा दिया है। और इस प्रदर्शन में 20 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, 400 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और सबसे दुखद बात हुई है इसमें कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे झालानाथ खनल, उनके घर में आग लगा दी गई, जिसके बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है उसी वक्त। ठीक है, तो ये काफ़ी घटनाएं देखने को मिल रही हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। नेपाल की अगर हम बात करें तो दोस्तों पिछले 17 सालों में 15 सरकारें गिर गई हैं, यानी लगभग वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अस्थिरता का माहौल रहता है। कोई कभी भी प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई 1 साल के लिए बनता है, कोई 6 महीने के लिए बनता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, जब तक किसी भी देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। नेपाल की अगर हम बात करें तो काठमांडू इसकी राजधानी है। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री का पद खाली है। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस देश के पीएम है जो भारत की 8 दिन की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर नवीन राम गुलाम भारत की 8 दिन की यात्रा पर आए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी आई हैं, वीणा राम गुलाम। और दोस्तों, उनकी जो यात्रा होगी ये 9 से 16 सितंबर तक होगी। इस यात्रा का उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। जो नवीन राम गुलाम है ये वर्तमान कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर है, यानी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं ये उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। मॉरिशस की अगर हम बात करें तो पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है। और धर्म गोखुल यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम और करेंसी है मॉरिशस रुपया। देखिए, मॉरिशस जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय मूल के लोग ज़्यादातर रहते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो खासकर मॉरिशस से जुड़े हुए करेंट अफेयर्स हैं। जैसे मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेन देन हेतु कुछ समय पहले समझौता किया था। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह 2025 जो कि 12 मार्च को मनाया गया, इसमें मुख्य अतिथि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द एशियन ओशन। ये सम्मान दिया गया है मोदी जी को। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया था कुछ समय पहले। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें मॉरिशस के विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी? तो ये असम राज्य में खोली जाएगी। कहाँ पर दोस्तों? असम राज्य में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये बायो रिफाइनरी क्या होती है। तो बायो रिफाइनरी एक ऐसा संयंत्र होता है जहाँ पर जैविक स्रोतों जैसे बांस, लकड़ी, फसल के अवशेष, शैवाल, खाद्य अपशिष्ट, इनको ऊर्जा, जैव ईंधन, रसायन और अन्य उपयोगी प्रोडक्ट में बदला जाता है। यानी कि जैसे बांस, लकड़ी या फसल की जो मतलब अवशेष होते हैं इनको एनर्जी में बदला जाता है या जैव ईंधन में बदल दिया जाता है। तो ऐसी संयंत्र को हम बायो रिफाइनरी बोलते हैं। तो बांस आधारित देश की पहली बायो रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित होने जा रही है? असम में स्थापित होने जा रही है। असम का जो गोलाघाट जिला है उसमें जो नुमालीगढ़ है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी और 14 सितंबर 2025 को इसका
उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और इसको डेवलप किसने किया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने, और इसमें फिनलैंड की कंपनी से सहायता ली गई है। 1700 करोड़ रुपए से अधिक का इसमें निवेश किया गया है। 2025 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है? अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ है? अयोध्या में। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? एमपी। और ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और भारत की पहली एटीएम वाली ट्रेन का क्या नाम है? पंचवटी एक्सप्रेस। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा इजराइल। ठीक है, तो भारत और इजराइल के बीच में अभी हाल ही में द्विपक्षीय निवेश को लेकर के एक समझौता हुआ है, और ये समझौता हुआ है नई दिल्ली में। इसमें भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए हैं हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, और इजराइल की तरफ से इजराइल के वित्त मंत्री ने इसमें सिग्नेचर किए हैं। इस समझौते की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि मतलब ये समझौता हुआ है और इसके फ़ायदे क्या होने जा रहे हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि दोनों देश निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता कर रहे हैं, यानी कि इनका उद्देश्य यही है कि दोनों देशों में निवेश बढ़ाया जाए और निवेश जो कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए ये भारत और इजराइल के बीच में द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ है। इजराइल की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी यरूशलेम है। इसहाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और ये एक देश कब बना था? 14 मई 1948 को। देखिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि इजराइल से संबंधित हैं। तो इजराइल ने जासूसी उपग्रह ओफैक 19 अभी हाल ही में लॉन्च किया था। जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इजराइल जो है वो एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है, और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था, जिसके तहत इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला दें तो ये 5वां होगा। बाकी अगर हम केवल राज्य की बात करें तो ये भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य है। तो इसकी घोषणा 8 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर की गई है। तो ये जो घोषणा की है ये जयंत चौधरी जी ने की है, जो कि केंद्रीय कौशल विकास एवं शिक्षा राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो उल्लास योजना चल रही थी उसके बदौलत वहाँ की जो साक्षरता दर है वो 99.30% तक पहुँच गई है। आपको ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश से पहले पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाले राज्य कौन है? त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा। और पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है लद्दाख। ठीक है, तो अब तक 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, तो इसमें है त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो शिमला इसकी राजधानी है। राज्यपाल है और शिव प्रताप शुक्ला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। विधानसभा की 68, राज्यसभा की 3, लोकसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, खीरगंगा, इंद्र किला और सिम्बलबाड़ा, ये सभी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तो जो ICAR कन्वेंशन सेंटर है नई दिल्ली में, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है 8 और 9 सितंबर को। इसका उद्देश्य ये था कि जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा है उसके लिए नवाचारों की खोज की जाए और उन्हें गति दी जाए। इसकी थीम क्या थी? इसे किसान तक ले चलो, ये इसकी थीम थी। यानी ये जो सम्मेलन हुआ है इस थीम के साथ हुआ है। आयोजन के लिए साझेदारी किसने की है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन और BISA और ICAR इन सभी ने साझेदारी की है, जिसके कारण ये सम्मेलन हुआ है।
अब सम्मेलन की बात हुई है तो कुछ पिछले सम्मेलन डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं। जैसे तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 काठमांडू नेपाल में हुई थी। पहला सागरमाथा संवाद 2025 काठमांडू में हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस व कोस्टा रिका में हुआ है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ है। और नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में हुआ है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। और SCO शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में तियानजिन चाइना में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसवा बायरू किस देश के PM थे जिन्हें अपने पद से हटा दिया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस के PM फ्रांसवा बायरू को उनके पद से हटा दिया गया है क्योंकि वो संसद में अपना बहुमत पेश नहीं कर पाए, यानी सांसदों ने उनका समर्थन ही नहीं किया है। इसके कारण उनकी सरकार गिर गई है, तो उन्हें पद से हटना पड़ गया है। अब फ्रांस में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। अब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रांस के एमेनुअल मैक्रोन, अब वो फिर से एक प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। फ्रांस के बारे में अगर हम बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है पेरिस। एमेनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं। यूरो यहाँ की करेंसी है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास और गरुण अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कब लॉन्च करेंगे? तो वो 17 सितंबर को लॉन्च करेंगे, जो कि खास डेट होती है मोदी जी के लिए। उनका जन्मदिन होता है 17 सितंबर को। तो वो एक अभियान लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कब लॉन्च करने वाले हैं? तो वो 17 सितंबर 2025 को लॉन्च करने वाले हैं। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है, उनको मजबूत किया जाए। तो इस अभियान के दौरान जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ पर 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ियों में पोषण माह मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि समुदायों को सशक्त बनाया जाए, देश भर में स्वस्थ परिवारों का निर्माण किया जाए। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन या CAFA नेशंस कप 2025 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने जीता है दोस्तों इसमें ब्रॉन्ज मेडल। तो अभी हाल ही में CAFA नेशंस कप 2025 का आयोजन किया गया था तजाकिस्तान में। तो इसमें भारत ने ओमान को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और ये मुकाबला कहाँ हुआ था? तजाकिस्तान में। आपको याद रखना है कि भारत ने 31 वर्षों में पहली बार ओमान को हराया था और ओमान को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है। गोल्ड मेडल किसे मिला है इस प्रतियोगिता में? तो ये उज्बेकिस्तान को मिला है और सिल्वर मेडल मिला है ईरान को। 2024-25 की जो फुटबॉल टूर्नामेंट है उनके विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे डूरंड कप 2025 को जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। संतोष ट्रॉफी 2025 को जीता है पश्चिम बंगाल ने। UEFA महिला यूरो कप 2025 को जीता है इंग्लैंड ने। फीफा क्लब विश्व कप 2025 को जीता है चेल्सी ने। UEFA महिला चैंपियंस लीग 2025 को जीता है आर्सेनल ने। और सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 को जीता है भारत ने। इंडियन सुपर लीग 2024-25 को जीता है मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। और UEFA यूरोपा लीग 2024-25 को जीता है टॉटनहम हॉटस्पर ने। और UEFA चैंपियंस लीग 2024-25 को जीता है पेरिस सेंट जर्मेन ने। तो दोस्तों ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले 12 महीने के करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। हॉकी एशिया कप 2025 पुरुष का खिताब किसने जीता है? भारत। नेपाल में 4 सितंबर 2025 को शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों का मुख्य कारण क्या था? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाना। और 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में ओरिजोंटी सेक्शन में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? अनुप्रणा राय को। ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस वर्ष तक दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2030 का? और अनुतिन चारनविराकुल किस देश के PM बने हैं? थाईलैंड के। और उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किस देश ने किया है? इजराइल ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 को किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। हाल ही में किस देश ने कोलन कैंसर वैक्सीन का अनावरण किया है? रसिया ने। लेविस ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आलिया भट्ट को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख द्वीप डिस्कस करेंगे, जैसे ग्रीनलैंड है आर्कटिक महासागर में, न्यूगिनी है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, बोर्नियो है हिंद महासागर में, मेडागास्कर है हिंद महासागर में, वैफिन द्वीप कनाडा में है, ये उत्तरी आर्कटिक महासागर में, सुमात्रा इंडोनेशिया में है, ये हिंद महासागर में है, होन्शु जापान में है, ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन में है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, विक्टोरिया द्वीप कनाडा में है, ये उत्तरी ध्रुव महासागर में है, और इलिस मेरे द्वीप है कनाडा में, ये उत्तरी ध्रुव महासागर में है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि कार्लोस अल्कराज किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो वो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ई बुक मिल जाएंगी, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, जीके की हो, कोई भी ई बुक हो आप यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों आप ऐप पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको जाना होगा, यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।